सबसे पहले एक जरूरी सूचना। इस रविवार माने 24 अक्टूबर को झांसी में होने जा रहा है दी लल्लन टॉप अड्डा। पता है मुक्ताकाशी मंच, झांसी। समय है 3:30 बजे। वैसे अगर आपको लल्लन टॉप अड्डे में आने वाले मेहमानों या हमारे सरपंच सौरभ द्विवेदी से बुंदेलखंड पर कोई सवाल पूछना है तो आप हमारे कू अकाउंट @दी_लल्लन_टॉप पर भी पूछ सकते हैं। अंग्रेजी की एक कहावत है, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। मतलब हर अच्छी चीज का कभी ना कभी अंत होता है, जो फिट बैठती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC के शेयर्स पर। IRCTC का शेयर अपनी लिस्टिंग के दिनों से ही इन्वेस्टर्स को मालामाल किए जा रहा था। हालांकि बीच में तेजी कुछ दिनों के लिए थम सी गई, मानो कोई धावक थोड़ी देर के लिए सुस्ता रहा हो, लेकिन फिर इसने और तेज दौड़ लगानी शुरू कर दी। ये सब आपको नंबर्स में बताएंगे। तो IRCTC का IPO 320 रुपए का था। शेयर मार्केट में लिस्ट होते ही इसने इन्वेस्टर्स को मालामाल करना शुरू कर दिया। 320 रुपए का ये शेयर 644 रुपए यानी लगभग दुगने रेट में लिस्ट हुआ। ये बात अक्टूबर 2019 की थी। इसके बाद इसके शेयर ने कभी मुड़कर नहीं देखा। 2021 आते आते ये करीब 1400 साढ़े 1400 रुपए में ट्रेड करने लगा, लेकिन असली तेजी तो 2021 में आनी थी और आई। ऐसी कि 19 अक्टूबर को इसका भाव ऑल टाइम हाई यानी 6396.30 पर पहुंच गया। अब ये तेजी कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इन पॉइंट से लगाइए। जिस किसी को भी IRCTC का IPO अलॉट हुआ होगा और अगर उसने ठीक ऑल टाइम हाई पर अपने पैसे निकाले होंगे तो उसका इन्वेस्टमेंट करीब 20 गुना हो गया होगा। 19 अक्टूबर को IRCTC का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए हो गया था। मार्केट कैप बोले तो अगर IRCTC कंपनी के सारे शेयर्स बेच दिए जाएं तो जितने रुपए उसे मिलेंगे। किसी कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए हो जाना कितनी बड़ी बात है, इसे ऐसे समझे कि IRCTC के अलावा सिर्फ 8 और पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी कि सरकारी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ या फिर उससे ज्यादा है। बीते एक साल में स्टॉक ने करीब 300% का रिटर्न दिया है। मतलब इन्वेस्टर्स के रुपए तिगुने कर चुका है। अच्छे स्टॉक्स या कोई बेहतरीन लीगल इन्वेस्टमेंट स्कीम भी अपने इन्वेस्टर्स को इतने पैसे बना के नहीं देती। खैर, आपको अब तो ये समझ में आ गया होगा कि IRCTC का ड्रीम रन चल रहा था, लेकिन अब आप जानिए कि हमने शुरू में क्यों कहा था कि हर अच्छी चीज का कभी ना कभी अंत होता है। वो इसलिए क्योंकि जिस 20 अक्टूबर को हम IRCTC के शेयर्स का सबसे अच्छा दिन कह रहे हैं, विडंबना ये कि वही दिन IRCTC के शेयर्स का तब तक का सबसे बुरा दिन साबित हुआ। 19 अक्टूबर 2021 को 2:30 बजे तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद IRCTC ने 2 बार लोअर सर्किट लगाया। लोअर सर्किट क्या होता है इसकी बात तो हम आगे करेंगे ही, पर अभी के लिए ये समझ लीजिए कि एक ही दिन में इसका शेयर अपने ऑल टाइम हाई से करीब 20% गिर गया। मतलब सिर्फ 1 घंटे में अपने इन्वेस्टर्स के 100 में से 20 रुपए खा गया और हाथ में रह गए सिर्फ 80 रुपए। हालांकि ये अपने ऑल टाइम हाई से तो बेशक 20% गिरकर बंद हुआ, लेकिन अपने पिछले दिन की क्लोजिंग से 16% के करीब ही गिरा था। रुकिए, कहानी अभी बाकी है। जैसा कि अभी हमने कहा था कि 19 अक्टूबर का दिन तब तक का सबसे बुरा दिन साबित हुआ, क्योंकि अगले दिन और बड़ी गिरावट आनी थी। यूं जहां 19 अक्टूबर को ये अपने पिछले दिन की क्लोजिंग से 16% नीचे गिरा, वहीं 20 अक्टूबर को फिर इसमें 2 बार लोअर सर्किट लगे और ये अपने पिछले दिन की क्लोजिंग से 19% के करीब नीचे गिरकर बंद हुआ। यानी एक ट्रेडिंग सेशन और 1 घंटे में अपने उच्चतम स्तर से 30% से ज्यादा का डाउनफॉल। बीते 2 दिनों से स्टॉक में आए गिरावट को शेयर मार्केट के जानकार प्रॉफिट बुकिंग बता रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग मतलब अपने प्रॉफिट को कैश करवाना। आखिर शेयर अपने इन्वेस्टर्स को कम ही समय में मालामाल कर चुका था, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर का आना कई लोग ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुके थे। भाव को गिरते देख लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। 19 अक्टूबर 2021 को IRCTC अपने ऑल टाइम हाई पर था। वैसे भी शेयर महंगा काफी हो चुका था। महंगे होने का एक क्राइटेरिया तो हमने अभी आपको बताया ही कि कैसे इसने कम समय में सरपट रेस लगाई थी। दूसरा क्राइटेरिया है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में आपको बताते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी कंपनी की कीमत 500 रुपए है और उसने इस साल 50 रुपए की कमाई की है, तो उसका PE रेशियो हुआ 500/50 यानी कि 10। मतलब उस कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए आपको 10 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब बाय द वे अगले साल उसी कंपनी की कीमत तो वही 500 रुपए रहती है, लेकिन अब की वो 100 रुपए की कमाई करके देती है, तो इस साल उसका PE रेशियो हो गया 500/100 यानी कि 5।
मतलब अब के इस कंपनी में आपको 1 रुपया कमाने के लिए सिर्फ 5 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ा। अब तीसरे साल कंपनी की कीमत हो जाती है 1000 रुपया, लेकिन वो कमा के वही पहले साल की तरह सिर्फ 50 रुपए देती है। तो इस साल उसका पी रेशियो हो गया 1000/50 यानी कि 20। यानी अब इस कंपनी में आपको हर 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपए देने पड़ेंगे। यानी पी रेशियो कम से कम रहे, इसके लिए या तो कंपनी की कीमत कम होती चली जाए या फिर कंपनी अपनी अर्निंग बढ़ाती चली जाए। इसका उल्टा होगा तो पी रेशियो बढ़ता चला जाएगा। अब पी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कंपनी की कमाई तो कंपनी की बैलेंस शीट से पता लग जाएगी, लेकिन कंपनी की कीमत का पता कैसे लगेगा, बताते हैं। किसी कंपनी के लिए लोग कितने रुपए देने को तैयार हैं ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ये तो पता चलेगा तब जब कंपनी लोगों के पास जाएगी पूछने, अपनी कंपनी की कीमत पता लगाने। और कंपनी जाएगी कहाँ? जी हाँ, शेयर मार्केट। वहीं पर उसे पता चलेगा कि लोग मेरे एक शेयर के कितने पैसे देने को तैयार हैं, और जितने पैसे लोग एक शेयर के देने के लिए तैयार हैं उसे अगर कुल शेयर से गुणा कर दो तो वो हो गई कंपनी की मार्केट द्वारा लगाई गई वैल्यू या मार्केट कैपिटलाइजेशन, शॉर्ट में कहते हैं मार्केट कैप। और यही वो अमाउंट होता है जो हमारे पी रेशियो वाले समीकरण को पूरा करता है। किसी कंपनी का पी रेशियो बराबर कंपनी का मार्केट कैप बाय कंपनी की कुल कमाई। अब पी एक रेशियो है तो ये पूरी कंपनी के लिए जितना होगा उतना ही एक शेयर के लिए भी होगा। इसलिए किसी कंपनी के एक शेयर का पी रेशियो बराबर उस शेयर का मूल्य बाई उस शेयर से होने वाली कमाई बराबर कंपनी का मार्केट कैप बाई कंपनी की कुल कमाई। यूं आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर कंपनी की कमाई कांस्टेंट रहे, मतलब बिल्कुल भी ना बदले, तो जैसे जैसे किसी कंपनी के शेयर का मूल्य बढ़ता चला जाएगा उसका पी रेशियो भी बढ़ता चला जाएगा। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए पहले से और ज्यादा पैसे लगाने होंगे। इसलिए इस पी रेशियो का शेयर मार्केट में इतना महत्व है। सोचिए, अगर किसी कंपनी का पी रेशियो बढ़ता चला जा रहा है तो इसका मतलब उसकी कमाई तो बढ़ नहीं रही, लेकिन उसके शेयर्स का मूल्य बढ़ता चला जा रहा है, या फिर जिस तेजी से कमाई बढ़ रही है उससे कहीं तेजी से शेयर का मूल्य। और जब किसी कंपनी के लिए ये पी रेशियो बहुत अधिक हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि अब थमने का समय आ गया है। यानी अब या तो कंपनी को प्रॉफिट कमाकर देना होगा या फिर शेयर्स के दाम में लगी आग बुझेगी, तभी पी रेशियो अपनी सामान्य और कम डराने वाली स्थिति में आएगा। इतने गुणा भाग के बाद अगर आसान भाषा में सब कुछ समझाएं तो किसी कंपनी का पी रेशियो ज्यादा होने का मतलब कंपनी के शेयर्स अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही महंगे हो गए हैं। तो यूं अगर IRCTC कमाई कर रहा होता तो शेयर के दाम बढ़ने के बावजूद पीई रेशियो में कोई खास बढ़त नहीं होती, मगर लॉकडाउन वगैरह के चलते IRCTC की इनकम तो घट रही थी और शेयर के मूल्य थे कि बढ़ते ही जा रहे थे। यानी पी रेशियो में पी बढ़ता जा रहा था और ई घटता, और इसलिए हो गई प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि अंग्रेजी में एक और कहावत है कि 1 in a hand is better than 2 in a bush, यानी सिर्फ शेयर के बढ़ते रहने की उम्मीद से पैसे को उसमें लगाए रखने से अच्छा है कि जो प्रॉफिट हुआ उसे इन कैश करवा लिया जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जिस एक टर्म यानी कि लोअर सर्किट की बात हमने पहले की थी उसे समझाने का प्रयास करते हैं। पहले बात करेंगे सर्किट की। हमने प्रॉमिस किया था कि आगे हम लोअर सर्किट समझेंगे, तो चलिए समझते हैं। दरअसल लोअर सर्किट और अपर सर्किट कुछ हथकंडे हैं सेबी के, जिससे वो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। अब सेबी कौन? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी शेयर मार्केट वाली क्लास की मॉनिटर है, जैसे बैंकिंग वाली क्लास का RBI और इंश्योरेंस वाली क्लास का IRDA है। तो सेबी इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए और आइंदा शेयर मार्केट कोई हर्षद मेहता ना पैदा करे, इसके लिए मार्केट को नजदीक से ऑब्जर्व करता है। समय समय पर कुछ ऐसे नियम लेकर आता है जिससे बेईमानी या फ्रॉड करना तो मुश्किल होता ही है, साथ ही वॉलेटिलिटी में भी कमी आती है। वॉलेटिलिटी बोले तो बहुत तेजी से उतार चढ़ाव। यूं वॉलेटिलिटी में कमी आने से इन्वेस्टर्स को नुकसान होने की संभावना कम होती है और शेयर मार्केट लो रिस्क इन्वेस्टिंग का प्लेटफॉर्म बनता है। और जैसा लोग पहले से कहते आते थे कि ये तो जुआ है, ये इमेज भी बदलती है। लोअर सर्किट और अपर सर्किट भी यही सारे कार्य को साधने का काम करता है। आपके मोबाइल में शायद कभी मैसेज आया होगा कि इसकी बैटरी बहुत गर्म हो गई है इसलिए ये बंद हो रहा है। बंद होने के बाद जब मोबाइल कुछ ठंडा हो जाता है तो फिर ठीक से काम करना शुरू कर देता है। तो अपर सर्किट या लोअर सर्किट भी ऐसा ही कुछ मैकेनिज्म है। कोई भी शेयर या इंडेक्स अगर दिन भर की ट्रेडिंग में एक निश्चित प्राइस से ऊपर या नीचे जाता है तो उसमें कुछ समय के लिए या दिन भर के लिए ट्रेडिंग रोक दी जाती है। अब कई चीजें यहां पर समझने वाली हैं। पहली, निश्चित प्राइस से ऊपर या नीचे जाने का क्या मतलब है?
मान लीजिए कोई शेयर कल 100 रुपए पर बंद हुआ और इसका सर्किट 5% पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शेयर का भाव आज के दिन में अगर 105 या 95 होता तो उस शेयर की ट्रेडिंग रोक दी जाएगी। अगर शेयर का भाव 105 रुपए हुआ तो इसका मतलब इस पर अपर सर्किट लग गया, और अगर भाव 95 हुआ तो इसका मतलब इसमें लोअर सर्किट लग गया। दूसरी, वो कौन से शेयर्स हैं जिनके लिए सर्किट लगने पर दिन भर के लिए ट्रेडिंग रोक दी जाती है, और वो कौन से शेयर्स हैं जिनके लिए सिर्फ कुछ समय के लिए ट्रेडिंग रोकी जाती है। जो शेयर्स डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड करते हैं, जिनके लिए सर्किट सिर्फ कुछ समय के लिए लगता है, और जो शेयर्स डेरिवेटिव्स में ट्रेड नहीं करते हैं उनके लिए सर्किट लगने पर दिन भर की ट्रेडिंग रोक दी जाती है। अब आप पूछेंगे कि डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड करते हैं का क्या मतलब हुआ। इसके लिए एक और आसान भाषा में हो जाएगा, ये इतना विशाल कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि कुछ बढ़िया शेयर्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ कुछ समय के लिए ट्रेडिंग रुकती है, बाकी कुछ कम मार्केट कैप वाले या स्मॉल मिड कैप वाले शेयर्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर सर्किट लगा तो फिर अगले दिन ही इसमें ट्रेडिंग पॉसिबल है। तीसरी, कितने प्रतिशत में लगता है सर्किट। हर शेयर के लिए इसके नियम अलग अलग होते हैं, जिसे सेबी बदलता रहता है। जैसे हो सकता है किसी शेयर में सिर्फ 5% का सर्किट लगने पर इसकी ट्रेडिंग दिन भर के लिए बंद हो जाए। फिर कुछ शेयर ऐसे भी होंगे जिनमें 10, 15 या 20% का सर्किट लगे तभी उसमें दिन भर के लिए ट्रेडिंग बंद हो। फिर कुछ शेयर्स ऐसे भी होंगे जिनमें 10% का सर्किट लगने पर पहले 15 मिनट के लिए ट्रेडिंग बंद हो, फिर 5% का एक और सर्किट लगने पर फिर से 15 मिनट के लिए ट्रेडिंग बंद हो जाए। चौथा, क्यों लगते हैं ये सर्किट। साफ है कि सर्किट के माध्यम से स्टॉक के गिरने या चढ़ने की दर को कंट्रोल किया जा सकता है। अपर और लोअर सर्किट के चलते कोई शेयर एक निश्चित अवधि में एक निश्चित मात्रा में ही घट बढ़ सकता है, ना कम ना ज्यादा। जैसे हमारे उदाहरण में कल 100 रुपए पर बंद हुआ शेयर आज ज्यादा से ज्यादा 105 और कम से कम 95 रुपए पर ही बंद हो सकता है। यूं इन्वेस्टर्स को होने वाले नुकसान और बढ़ने की दशा में किसी फ्रॉड की संभावना घट जाती है। जितने समय में सर्किट लगता है उतने समय में मार्केट या शेयर भी कुछ कूल ऑफ होता है और भेड़चाल से बचता है। भेड़चाल बोले तो अगर कोई शेयर लगातार गिर रहा है तो हर कोई उसे बेचना चाहेगा। ऐसे में सप्लाई ज्यादा होने के चलते शेयर और गिरता चला जाएगा, और गिरेगा तो कुछ और लोग उसे बेचेंगे। यूं शेयर के गिरने का एक कुचक्र शुरू हो जाएगा। ऐसा ही शेयर के अंधाधुंध बढ़ने से भी होगा। इसलिए सर्किट, जैसा पहले हमने आपको बताया, एक तरह का कूलिंग मैकेनिज्म है, पैनिक कम करता है। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सर्किट लिमिट शेयर के पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस के आधार पर लगती है और सिर्फ एक दिन या एक ट्रेडिंग सेशन के लिए मान्य होती है, यानी हर दिन ये सर्किट बदल जाता है। एक दूसरी बात भी आपको बता देते हैं कि अपर या लोअर सर्किट की रेंज को हम प्राइस बैंड के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे 100 रुपए वाले शेयर का आज का प्राइस बैंड 95 से 105 होगा। पांचवा, इंडेक्स क्या होता है और उसमें सर्किट कैसे लगता है। आप सुनते हैं ना कि आज निफ्टी 50 200 पॉइंट ऊपर चला गया, सेंसेक्स 500 पॉइंट नीचे चला गया। तो दरअसल निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स हैं। इंडेक्स बोले तो ये कोई शेयर नहीं बल्कि शेयर्स का गुच्छा होते हैं। जैसे निफ्टी 50 बड़े और अच्छे शेयर्स और सेंसेक्स 30 बड़े और अच्छे शेयर्स का। यानी निफ्टी बताता है कि भारत के 50 बड़े शेयर्स की औसत चाल क्या रही। अगर इसमें लिस्टेड ज्यादातर शेयर्स बढ़े हैं तो निफ्टी भी उस दिन बढ़ेगा, और अगर इसमें लिस्टेड ज्यादातर शेयर्स घटे हैं या फिर कुछ ही शेयर्स इतने ज्यादा घटे हैं कि बढ़ने वाले शेयर्स की बढ़त को भी जीरो आउट कर गए हैं तो निफ्टी उस दिन घटेगा। वो आपने बचपन में गणित के सवाल हल किए हैं ना, क्लास की औसत हाइट क्या है। ठीक वैसे ही निफ्टी टॉप 50 शेयर्स की औसत चाल और सेंसेक्स टॉप 30 शेयर्स की औसत चाल दिखाता है। और जिस तरह शेयर्स में सर्किट लगता है वैसे ही इंडेक्सेस में भी सर्किट लग जाता है। इंडेक्सेस में सर्किट लगने का मतलब ये हुआ कि अब एक निश्चित समय के लिए किसी भी शेयर में ट्रेडिंग नहीं होगी, यानी एक निश्चित समय के लिए पूरा शेयर मार्केट बंद। अब हर इंडिविजुअल शेयर के लिए तो अलग अलग प्राइस बैंड या सर्किट हैं, लेकिन इंडेक्स के सर्किट बहुत स्पेसिफिक हैं और इन्हें समझना भी आसान है। अगर इंडेक्स यानी सेंसेक्स या निफ्टी दोपहर 1 बजे से पहले अपने प्रीवियस क्लोज प्राइस से 10% ऊपर या नीचे जाता है, यानी इंडेक्स में 10% की बढ़त या गिरावट देखने को मिलती है, तो ट्रेडिंग 45 मिनट के लिए रोक दी जाती है। इसी तरह दोपहर 1 से 2:30 बजे के दौरान 10% बढ़ने या घटने पर ट्रेडिंग सिर्फ 15 मिनट के लिए रोकी जाती है। लेकिन अगर यही 10% की बढ़त या गिरावट दोपहर 2:30 बजे के बाद हो तो ट्रेडिंग नहीं रोकी जाती। ठीक उसी तरह अगर दोपहर 1 बजे से पहले 15% की बढ़त या गिरावट हो तो ट्रेडिंग
1 घंटे 45 मिनट के लिए रोक दी जाती है। दोपहर 1 से 2:30 बजे के बीच 15% की बढ़त या गिरावट होने पर ट्रेडिंग 45 मिनट के लिए रोकी जाती है और अगर यही मूवमेंट दोपहर 2:30 बजे के बाद हो तो ट्रेडिंग उस दिन के बचे हुए ट्रेडिंग सेशन के लिए रोक दी जाती है और फिर बाजार अगले दिन ही खुलता है। लेकिन अगर किसी दिन इंडेक्स 20% घट या बढ़ जाते हैं, फिर चाहे वो दिन के किसी भी समय पर घटें या बढ़ें, तो ट्रेडिंग पूरे दिन या ट्रेडिंग सेशन के लिए रोक दी जाती है। फिर मार्केट अगले ट्रेडिंग सेशन में ही खुलता है। 19 अक्टूबर के 2:30 बजे से लेकर 20 अक्टूबर को मार्केट क्लोज होने तक IRCTC का शेयर 29.99% नीचे गिर चुका था। अब आपको बताएंगे स्टॉक स्प्लिट के बारे में। आप कहेंगे ये क्या भला है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल IRCTC की बोर्ड मीटिंग में स्टॉक को स्प्लिट करने की बात हुई है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 29 अक्टूबर रखी गई है, यानी उस दिन IRCTC का स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा। अब आसान भाषा में समझिए कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। स्प्लिट का लिटरल मीनिंग हुआ किसी चीज को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटना। जैसे मान लीजिए आपके पास 2000 का नोट है और आपको इसके छुट्टे करवाने हैं। आप किसी दुकानदार के या ऑटो वाले के पास जाएंगे और दुकान वाला आपको 200 रुपए के 10 नोट या फिर 100 रुपए के 20 नोट दे देगा और आपके 2000 रुपयों को अच्छे से जांच परख के अपने गले में रख देगा। यूं ना दुकानदार को कोई फायदा नुकसान हुआ, ना ही आपको, बस आपका काम बन गया। यूं अगर दुकानदार ने आपको 200 के 10 नोट दिए तो आपका नोट 1/10 के रेशियो में, और अगर दुकानदार ने आपको 100 के 20 नोट दिए तो आपका नोट 1/20 के रेशियो में स्प्लिट हो गया। ऐसा ही शेयर के मामले में होता है। IRCTC का 1/5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का प्लान है, यानी शेयर धारकों को हर पुराने एक शेयर के बदले नए 5 शेयर मिलेंगे। लेकिन इससे IRCTC के शेयर धारकों को तत्काल या बाकी चीजों के नियत रहने पर भविष्य में कभी भी कोई फायदा नुकसान नहीं होगा। क्यों? वही 2000 रुपए वाला उदाहरण को रिकॉल कीजिए। इसी तरह अगर 29 अक्टूबर 2021 को IRCTC के शेयर का रेट 5000 रुपए हुआ तो शेयर धारकों को हर शेयर के बदले 1000 रुपए के 5 शेयर्स मिल जाएंगे। तो फिर शेयर स्प्लिट किया क्यों? जो गणित हमने अभी आपको बताई उससे साफ है कि शेयर स्प्लिट से ना इन्वेस्टर्स ना कंपनी को कोई आर्थिक फायदा होता है। फिर भी कोई कंपनी ऐसा क्यों करती है? उत्तर 2000 रुपए के स्प्लिट में छिपा हुआ है। आपने जब उसके छुट्टे करवाए तब आपको भी तो कोई फायदा ना हुआ, फिर क्यों करवाए? क्योंकि बेशक आपको आर्थिक रुपए से कोई फायदा ना हुआ हो, लेकिन आपका काम आसान हो गया। अगर 10 रुपए की कोई चीज खरीदनी है तो फिर भी 100 रुपए का नोट चल जाएगा, 2000 का नहीं चलेगा। ऐसा ही शेयर्स के मामले में भी है। स्टॉक स्प्लिट होते ही मार्केट में शेयर की संख्या बढ़ जाती है और शेयर का प्राइस कम होने पर छोटे निवेशक भी उस शेयर को खरीद सकते हैं। जैसे MRF के शेयर का प्राइस करीब 82,000 है और कोई इन्वेस्टर आधा पौना शेयर खरीद नहीं सकता। यूं अगर आपको MRF में इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 82,000 रुपए आपकी जेब में होने चाहिए और इसी गुणांक में, यानी 82,000, 1,64,000, 2,46,000 एंड सो ऑन। मतलब आपके पास 1.5 लाख रुपए हो तो भी आप सिर्फ एक ही शेयर खरीद पाएंगे। अब अगर MRF स्टॉक को 1/10 के रेशियो में स्प्लिट कर दे तो कंपनी की मार्केट कैप और शेयर धारकों के इन्वेस्टमेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब हर शेयर का दाम 8,200 रुपए हो जाएगा, यानी कम पूंजी वाले निवेशक भी इसे खरीद सकेंगे। इसी के चलते स्प्लिट होते ही शेयर के वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ज्यादा लोग शेयर्स को खरीदते हैं, जिससे धीरे धीरे शेयर का प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है। हालांकि ऐसा हमेशा हो ये भी जरूरी नहीं, इसलिए तो MRF जैसे शेयर स्प्लिट नहीं होते, क्योंकि कहा जाता है कि महंगे शेयर्स में सीरियस और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट करते हैं। बहरहाल अंत में ये भी जान लीजिए कि अगर आपको महंगे शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो आप कम पूंजी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। इसका उत्तर है म्यूचुअल फंड। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी दर्पण। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।